हेलो गाइस, आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है एंड सी सेट से रिलेटेड यहाँ पे मैं PYQ सॉल्व कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना चाहिए और कैसे आप मिनिमम फॉर्मूले का यूज़ करके और मिनिमम क्लासेस अटेंड किए या फिर बिना क्लासेस अटेंड किए भी आप सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। राइट। इस वीडियो को बनाने का पर्पस, जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको मैं ये दिखा सकूँ कि कॉमन सेंस का यूज़ करके कैसे आप सी सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग, जो कि ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि आप उसको वहाँ से भी देख सकें। अदरवाइज़ चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट के में जो मैंने क्वेश्चंस लिए थे वो क्वेश्चंस थोड़े ईजी थे और वो काफ़ी आसानी से किए जा सकते थे, मेजॉरिटी ऑफ देम। पर जो सेकंड पार्ट है इसमें थोड़े रीजनिंग वाले क्वेश्चंस डोमिनेट करते हैं एंड ये क्वेश्चंस थोड़े टफ लगे मुझे। जैसा फील हुआ कि ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली जो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस लिए हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़े टफ हैं और इसलिए इसको करना भी ज़रूरी है, आप इसको मिस ना करें। सो फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो उसको देखें, अदरवाइज़ आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सी सेट के 2024 का पेपर लिया है, राइट, और इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन है, उसको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से 27 तक हमने देख लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश में 80% लोग पास हो चुके हैं। और इसका मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि इंग्लिश सेक्शन में जो फेल हुए हैं वो होंगे 20%, ठीक है ना। 70% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी, सो हिंदी में 70% पास हुए हैं। सो ऑब्वियसली जो फेल होंगे वो 30% होंगे। एंड 15% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, और जो बोथ है, बोथ द सब्जेक्ट्स फेल्ड कितने, 15%, राइट। तो यहाँ पे फेल हम लिखते हैं, पास नहीं, फेल वाले में लिखेंगे 15%। तो जैसे भी बोथ वाले सीन कभी भी अगर आ जाए तो आपको ये समझ जाना है कि हमें एक वेन डायग्राम बनाना है, राइट। और वेन डायग्राम बनाते समय आपको दो सर्कल्स बनाने हैं क्योंकि दो ही पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। तो एक को हम इंग्लिश का नाम देंगे, राइट, और एक को हम नाम देंगे हिंदी का, ठीक है ना। ये हिंदी वाला सेक्शन है। हिंदी वाले में हम सिर्फ फेल वाला डेटा लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे को बोथ वाला जो है वो पास का नहीं दिया है। सो हमें फेल के बारे में पता है। सो अगर फेल हुए हैं 15% बोथ, तो ये बीच वाला जो सेक्शन है दैट रिप्रेजेंट्स बोथ, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों, तो इसमें 15 हो गए। हिंदी में जो फेल हुए हैं लोग दैट इज़ 30%, और जो इंग्लिश में फेल हुए हैं लोग वो है 20%। नाउ सी, ये जो 20% है इसको मैं यहाँ नहीं लिखूँ, इसको बाहर लिखता हूँ। इंग्लिश में 20 है और हिंदी में 30% है, राइट। सो ये पूरा सर्कल जो है वो इंग्लिश का है और इसमें 20% लोग फेल हुए हैं, जबकि जो दोनों में फेल होने वाले लोग हैं वो 15% है। इसका मतलब 5% ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए होंगे और हिंदी में नहीं हुए होंगे, राइट। सेम वे हिंदी में 30% लोग फेल हुए हैं और दोनों मिला के 15% है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में 15% लोग फेल हुए हैं। सो दैट मीन्स कि 30% में से 15% दोनों में फेल हुए हैं, तो ओनली हिंदी में फेल होने वाले 15% है। अगर आपने वेन डायग्राम नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको उसको सीखने का मौका है, राइट। इसको ऐसे करते हैं। सो 15% पीपल फेल्ड इन हिंदी ओनली एंड 5% पीपल फेल्ड इन इंग्लिश ओनली एंड 15% फेल्ड इन बोथ द लैंग्वेजेस, राइट। पूछा क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, यानी सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने परसेंट लोग हैं। सो देखो, सिर्फ हिंदी में फेल होने वाले 15% हैं और सिर्फ इंग्लिश में फेल होने वाले 5% हैं। इसका मतलब टोटल 20% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज में फेल हुए हैं, राइट। सो आपको ये बात यहाँ समझ में आ गई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। सो दिस इज़ हाउ वी डील विथ वेन डायग्राम्स, ठीक है ना। सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। बस आपको यहाँ पे ये देखना था कि जो आपको ये वाला डेटा फेल का दिया हुआ है तो आपको फेल वाले डाटा पूरा कवर करना है। अगर यहाँ पे पास वाला दिया होता तो हम ये पास वाला डेटा लेके चलते और तभी हमारा काम हो जाता। सो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इट सेज, अ फादर सेड टू हिज सन, इन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। तो चलिए ठीक है, ये हमारा मान लीजिए प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ये इस तरफ
फ्यूचर होगा, इस तरफ पास्ट होगा। तो n ईयर्स बैक यानी n ईयर्स हो गए, n ईयर्स बैक कुछ बार इसके बारे में बात हो रही है। माई पेरेंट्स n ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। तो देखो फादर की हम प्रेजेंटेज f मान लेते हैं एंड सन की प्रेजेंटेज s मान लेते हैं। तो n ईयर्स बैक इन दोनों की एज क्या होगी, f माइनस एन एंड s माइनस एन, राइट। तो क्या बोल रहा है, n ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, यानी कि n ईयर्स बैक जो एज है फादर की विच इज़ f माइनस एन, और ये कितने के बराबर है, अभी जो सन का प्रेजेंट एज है उसके बराबर है। तो चलिए एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया, राइट। उसके बाद क्या कहता है, माई प्रेजेंट एज इज़ 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक। सो एन ईयर्स बैक जो सन का एज है s माइनस एन विच इज़ 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। सो अगर ये 4 टाइम्स है तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन इक्वेट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे 4 करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 इक्वेशन हमें मिल जाते हैं। पूछा क्या जा रहा है, इफ़ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज़ 130, यानी कि f प्लस s जो है वो 130 है। सो f और s यहाँ से आपको मिल चुका है, तो आप इसको सम कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या बनेगा, f माइनस एन इज़ s प्लस f, और यहाँ से 4s माइनस 4n। अब इसको सम कर दो आप, तो ये बन जाएगा f प्लस 4s माइनस 5n इक्वल्स 130, ठीक है ना। और f प्लस s का मतलब ही हमें पता है 130, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f प्लस s प्लस 3s माइनस 5n इक्वल्स 130, और f प्लस s इज़ 130, तो 130 से 130 कैंसिल हो जाएगा। सो 3s इक्वल्स 5n। चलो इतना तो हमें पता चल गया। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, यानी कि f माइनस s का वैल्यू हमें चाहिए, f प्लस s तो हमें पता है। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं s और n में एक रिलेशन तो हमें पता चल गया है। सो n इज़ एक्चुअली 3s बाई f, राइट। इतना तो हमें पता चल गया है। सो हम n की वैल्यू कहीं पे भी डाल सकते हैं, लाइक यहाँ पे डाल सकते हैं। सो हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अब देखो, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे डालते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास f माइनस s इक्वल्स n, राइट। और यहाँ से f माइनस s n के फॉर्म में आ चुका है, तो n को हम लिख सकते हैं 3s बाई 5 विच इज़ f माइनस s। अब यहाँ पे 5f माइनस 5s इक्वल्स 3s, यानी कि 5f इक्वल्स ये हो जाएगा 8s, राइट। नाउ f बाई s का जो रेशियो है विच इज़ 8/5, यानी कि इन फादर और सन में जो रेशियो है विच इज़ 8/5। अब क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ से इन रेशियो का जो डिफरेंस है विच इज़ 3, तो इनके इनका जो भी एज का डिफरेंस होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा हमेशा। तो 3 का मल्टीपल यहाँ पे 30 एंड 36 दोनों है, राइट। 36 भी है एंड 30 भी है, ये दोनों तो रूल आउट हो चुके हैं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। सो इधर 30 होगा या 36 होगा, पर अभी हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा है। अब एक और चीज़ हमें पता है कि जो सम है इन दोनों के एज का विच इज़ 130, तो अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो 13 आएगा, राइट। इन दोनों को सम किया तो 13 आया, लेकिन इन दोनों का सम का एज है 130। इसका मतलब है कि 10 का फैक्टर है यहाँ पे, तो 10 से आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फादर की एज हो जाएगी 80 और सन की एज हो जाएगी 50। तो ऑब्वियसली इनका डिफरेंस जो है वो हो जाएगा 30, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 30 और 36 नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से हमने इसको फिगर आउट किया, और यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर यह है कि अगर आप इस क्वेश्चन को पहले, इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपने पहले डील नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको ये सब करने में दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर तो नहीं आ रहा है, राइट। तो मे बी थोड़ा सा दिक्कत हो, पर थोड़ी प्रैक्टिस से आपको ये भी ईजी लगने लगेगा। वैसे इसमें कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड दिस सेज कि 1000 लीटर इक्वल्स 1 मीटर क्यूब। ये एक फॉर्मूला ही होता है जो हमने काफ़ी 11th-12th के टाइम में ही पढ़ा था, या उसके पहले भी लोग पढ़ते हैं। 1 मीट्रिक टन यानी कि 1 टन में 1000 kg होते हैं, एंड 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इसका तीनों ही स्टेटमेंट सही है, एंड उसकी वजह से ये डी आंसर इसका हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let x be a 2-digit number and y be another 2-digit number formed by interchanging the digits of x. ये इसका मतलब है कि x अगर कोई नंबर है ऐसा a b, जिसको हम 10a + b भी लिख सकते हैं,
तो y जो है वो बी ए है, यानी इसके इन डिजिट्स को इंटरचेंज करने से बना है। तो y को हम लिख सकते हैं 10b प्लस a, राइट। अब ये 10a प्लस b कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं a और b के प्लेस वैल्यू से, यानी कि b का यूनिट प्लेस है तो b को हम लिखेंगे b इंटू 1 प्लस a का 10th प्लेस है यानी कि 10 इंटू a, सो दिस बिकम्स 10a प्लस b, राइट। तो इतना काफ़ी बेसिक है ये, आई होप कि इतना तो पता होगा आपको। तो हम देखते हैं इसके आगे क्या है। इफ़ x प्लस वाई इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर देन ओके x प्लस वाई, अब x प्लस वाई करना पड़ेगा हमें। सो x प्लस वाई जब करते हैं तो बनता है ये 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a, और यहाँ से बन जाएगा 11a प्लस 11b। 11 कॉमन करेंगे तो a प्लस b बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि x प्लस वाई जो है इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, राइट। अब जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है विच इज़ 99, इसका मतलब है कि a प्लस बी इज़ 9, क्योंकि यहाँ से 11 इंटू 9 करेंगे तभी 99 होगा। सो x प्लस वाई का वैल्यू अगर 99 है तो इसका मतलब है कि a प्लस बी का वैल्यू 9 है। अब क्या पूछा जा रहा है, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है ना। x के पॉसिबल वैल्यूज़ पूछे जा रहे हैं, और x है क्या 10a प्लस b या फिर a b, कुछ भी मान लो आप, ठीक है ना। नाउ a प्लस बी इज़ 9, ठीक है ना, और तो कोई रिलेशन हमारे पास है नहीं। तो a प्लस बी अगर 9 है तो इसमें से हम a को 0 तो नहीं कर सकते क्योंकि x इज़ ए 2 डिजिट नंबर। तो a का वैल्यू हम ले सकते हैं 1 to 9 और b का भी वैल्यू ले सकते हैं 1 to 9, ठीक है ना। ये a और b दोनों की वैल्यू होगी इस तरीके से, ठीक है। नाउ a प्लस बी इज़ 9, इसका मतलब है कि a को और b को हम ऐसे लिखते हैं, और a का वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो b 8 हो जाएगा, 2 लोगे तो 7 हो जाएगा, 3 लोगे तो 6 हो जाएगा, एंड 4 लोगे तो 5 हो जाएगा, राइट। देन अगेन हम ऐसे बढ़ते जाएंगे, जब ये x को 5 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 6 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 लेंगे तो 2 हो जाएगा, एंड 8 लेंगे तो 1 हो जाएगा, राइट। इतने सारे वैल्यूज़ है, कितने वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज़ आर देयर, ठीक है ना। x के 8 वैल्यूज़ हो सकते हैं, लाइक 18 हो सकता है x का वैल्यू, तो 81 भी हो सकता है, 27 हो सकता है, तो 72 भी हो सकता है, राइट। तो इस केस में यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा 8, राइट। 8 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर पॉसिबल। पर और भी एक चीज़ ज़रा नोटिस कर लेते हैं क्योंकि 4 भी है यहाँ पे, एंड y भी अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ x। इफ x प्लस वाई इज़ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है। यहाँ से हम x को और y को, सपोज x को हम 18 लेते हैं, y को 81 लेते हैं, तो ये हमेशा 99 ही होगा। सो ऑब्वियसली x और y की जो वैल्यू है, वो यहाँ से डिसाइड होगी। सो हमारे पास x के 8 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, राइट। सो ये हमारा यहाँ पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 36, weight of 6 boys, weight of 7 girls, weight of 3 men and weight of 4 women are equal, सब बराबर हैं। तो हम 6 boys equals 7 girls equals 3 men equals 4 women, ऐसा इक्वेशन बन गया, राइट। ऐसा जब इक्वेशन बन जाता है तो हम क्या करते हैं कि 4, 3, 7 और 6 इन सब का एलसीएम लेते हैं, और उसको हम एलसीएम अज्यूम कर लेते हैं। एलसीएम कुछ भी ले लो आप, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 84, ठीक है। इसको हम 84 के इक्वल मान लेते हैं, राइट। अब यहाँ से जो b की वैल्यू है वो आपकी निकल के आ जाएगी 14, g की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 12, m की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 28, और w की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 21, राइट। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ द विमेन इज़ 63 kg, अब देखो विमेन की जो एज ये है, एवरेज वेट है वो 63 बताई गई है, यानी कि 21 तो ऑलरेडी हम ला चुके हैं, 63 लाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इन ए रिलेशनशिप, राइट। सो ये 21 इंटू 3 हो गया, तो 28, 12 सारे सबको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ का पूछ रहे हैं, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 42 होता है, 43 इसका आंसर हो गया। सो इस तरीके से जो ट्रिक था वो यहीं पे करना था, और इसके अलावा कुछ नहीं करना था। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को।
और इनफैक्ट मैं यहाँ पे सारे PYQs करूँगा तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको और काफ़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर आप इसको फॉलो करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, राइट। तो और वैसे भी CSAT के लिए PYQ से अच्छा तो कोई सोर्स हो नहीं सकता। PYQ अगर आपने कर लिया है तो कम टाइम में आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो इसको हम करके देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन ए क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। तो इससे ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं करना है। आपके पास वैसे घड़ी भी होती है तो घड़ी में यू जस्ट, आपके पास अगर एनालॉग वॉच है एग्ज़ाम के अंदर तो उसको घुमा के देख लो यार, ठीक है ना। 10 बजे से 2 बजे के बीच में कितनी बार क्रॉस करता है। पर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ठीक है, हम यहाँ पे खुद से करके देखते हैं कि कैसा होता है ये। सो दिस इज़ हेयर, इसको मैं थोड़ा अलग बनाऊँ ताकि मार्किंग अच्छी हो जाए। ऐसा एक घड़ी बना लिया है, यहाँ पे 12 लिखते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 इतने सारे हो गए हैं। 10 बज रहे हैं, इसका मतलब है कि छोटी वाली घड़ी यहाँ पे है, कांटा यहाँ पे है और बड़ी वाली यहाँ पे, ऐसा है, ठीक है ना। ये है अभी हालत ये है और 2 बजने के बीच में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब 10 बज चुका है, यहाँ से जब ये कांटा चलेगा आपका तो 11 बजे के पहले, 11 बजने के थोड़ी देर पहले इसको एक बार ये यहाँ पहुँचने वाला होगा और तभी ये बड़ा वाला जो कांटा है ये वाला इसको क्रॉस करेगा। तो एक बार क्रॉस करेगा अराउंड 11 के पास, ठीक है ना, 11 बजने के पास इसको क्रॉस करेगा। उसके बाद ये फिर से चलेगा, ये छोटे वाले कांटे जो है अब वो यहाँ पहुँच चुका है क्योंकि अब 11 बज चुके हैं, और ये फिर से एक बार चल के आएगा और एग्जैक्टली 12 बजे जब दोनों यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना, तो एक बार और मिलेगा ये एग्जैक्टली 12 बजे, ठीक है। उसके बाद अब ये 12 जब बज चुका है तो अभी हालत ऐसी हो चुकी है, छोटा कांटा भी यहाँ, बड़ा कांटा भी यहाँ, राइट। ऐसे अब ये बड़ा वाला कांटा यहाँ से चलता रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पहुँचेगा, लेकिन तब तक जो छोटा कांटा है वो पहुँच जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ पहुँचेगा। तो अभी इसको क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो एक बार और क्रॉस करेगा जो 1 बजे के बाद में होगा, तो एक बार और क्रॉस करेगा जो अराउंड 1 PM के पास होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे 2 बजेंगे तो 2 बजने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ छोटा कांटा, ये बड़ा कांटा, ये 2 पे आ चुका है। अब यहाँ पे 2 बजे तक ही बोला है, 2 PM तक, और यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रहा है। सो 3 बार ही तो क्रॉस कर रहा है, राइट। सो इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया और इसके अंदर कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपके पास अगर घड़ी है तो आप वैसे भी करके उसको घुमा के देख लो, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कर सकते थे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द क्वेश्चन सेज द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर, विच मीन्स कि एक कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है, राइट। सो इसको करने के लिए कोई ट्रिक तो होंगे ज़रूर, पर मैं इसको बताता हूँ कि बिना ट्रिक के आप इसको कैसे कर सकते हैं, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि एक साल में देर आर 365 डेज, राइट, वेरी सिंपल। सो 365 को अगर हम क्यों कर रहा हूँ मैं ये मेथड, क्यों ये जो स्टेप्स ले रहा हूँ वो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो कैलेंडर रिपीट होने का मतलब है कि 1 जैन को सपोज़ 2025 में कोई दिन था, सपोज संडे है, मुझे पता नहीं है कौन सा दिन है, पर सपोज संडे है, राइट। सो विच मीन्स कि इसमें से कौन से साल के 1 जैन को, है ना, सेम संडे ही आ जाए तभी तो रिपीट होगा। अगर साल संडे से स्टार्ट होगा तो सारे के सारे महीने रिपीट होते जाएंगे, है ना। सो ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर संडे से स्टार्ट हो रहा है देन इट विल कम संडे के बाद आएगा मंडे, देन ट्यूसडे, then Wednesday, then Thursday, then Friday, right, then again Saturday and Sunday। यानी कि इतने दिनों के बाद रिपीट होगा, विच मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज आर देयर, है ना। तो एक साल को अगर हम 7 डेज से डिवाइड करें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 365 को आप 7 से डिवाइड करो, 7 पंचे 35 जाएगा, 1 15 आएगा, 7 दूना 14, 1 आएगा। यानी इससे ये पता चलता है कि अगर एक साल कोई साल है सपोज 2025 विच स्टार्ट्स विथ संडे, सो तो अगला दिन होगा वो मंडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि सारे दिन तो ख़त्म नहीं हुए, है ना। 7 से डिवाइड करने के बाद एक एक्स्ट्रा बच गया, तो यानी अगला साल जो होगा वो मंडे से स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक यहाँ पे बच गया है। तो 2026 जो होगा, 26 जो होगा वो मंडे होगा, 27 जो होगा वो ट्यूसडे, 28 जो होगा वो वेंसडे, 29 जो होगा वो थर्सडे,
और 30 जो होगा वो होगा फ्राइडे, एंड 31 जो होगा वो होगा सैटरडे, राइट। अब इसके बाद जो 32 होगा वो होगा अगेन संडे, तो फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। संडे से स्टार्ट हुआ तो संडे पे आ गए हम। सो 2032, पर वो आंसर में है ही नहीं, राइट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें एक बार ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कोई लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट। तो लीप ईयर में एक एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि विच ईयर इज़ अ लीप ईयर। तो 2026 तो नहीं है लीप ईयर, क्योंकि 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो डिवाइड होने चाहिए, यानी कि 28 जो है 2028 ये एक लीप ईयर है। और लीप ईयर होने का मतलब है कि ये साल जो होगा वो वेंसडे पे नहीं, थर्सडे पे ख़त्म होगा, राइट। ये वेंसडे पे ख़त्म नहीं होगा, थर्सडे पे ख़त्म होगा। तो 29 जो होगा वो फ्राइडे पे ख़त्म होगा, राइट। 30 जो होगा वो सैटरडे पे ख़त्म होगा, और 31 जो होगा वो संडे से स्टार्ट होगा, राइट। सो 31 जो है वो संडे, अगर 30 सैटरडे पे ख़त्म हो रहा है, 31 संडे से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि 31 जो होगा यानी 2031 जो होगा वो रिपीट करेगा सेम कैलेंडर, है ना। उसके लिए नए कैलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रिगोरियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर जो होता है वो सेम रहेगा, हिंदी का कैलेंडर तो ऑब्वियसली चेंज हो जाता है, राइट। सो इससे हमें ये पता चला कि 2031 जो है वो सेम ईयर होगा, राइट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे किया। इट्स जस्ट कॉमन सेंस, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए अब आगे कुछ जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग है और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं आप इनको। देखते हैं इसको कैसे करना है। लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पी क्यू आर 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेट पी क्यू बी ऑड एंड आर एस बी इवन। अच्छा चलिए भाई, पी एंड क्यू जो है वो ऑड है, एंड आर एंड एस जो है वो इवन है, राइट। नाउ पी माइनस आर का स्क्वायर इंटू क्यू एस इज इवन। इसमें कुछ नहीं करना, बस आप वैल्यू डालिए और आप इसको वेरीफाई करते जाइए। सो पी माइनस आर, सो आपको पता है ऑड माइनस ऑड इज ऑल्सो एट एन ऑड नंबर का स्क्वायर ऑन क्यू एस। तो आप किसी भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन बन जाता है, इतना तो पता ही है आपको। नाउ ऑड का स्क्वायर हमेशा ही ऑड होता है, लाइक 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49। सो ऑड का स्क्वायर इज ऑलवेज एन ऑड, सो इसको भी हटा दो। सो ये होगा अगेन ये ऑड, ये एक ऑड नंबर देगा, और इवन से अगर मल्टीप्लाई करें हम किसी भी ऑड नंबर को, इट बिकम्स इवन। सो पहला तो सही है, राइट। क्या दूसरा भी सही है? q माइनस एस, सो q माइनस एस ऑड माइनस इवन। अब देखो ऑड 5 माइनस इवन लाइक 2 करते हैं तो ऑड आता है, 7 माइनस 4 तो भी ऑड आता है, राइट। 9 माइनस 6 करो तो भी ऑड आता है, 9 माइनस 2 करो तो भी ऑड ही आता है, विच मीन्स कि q माइनस एस इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। तो अगेन हम इसको ऑड लिखेंगे। q स्क्वायर इंटू एस, q क्या है? q इज़ ए ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है, और s एक इवन नंबर है, तो q स्क्वायर s जो होगा वो इंटू इवन हो जाएगा, और ऑड इंटू इवन आपका इवन होता है, तो दूसरा भी सही है। नाउ q प्लस आर का स्क्वायर, q प्लस आर यानी कि ऑड प्लस इवन का स्क्वायर, ऑड प्लस इवन क्या होता है? सो 5 प्लस 2 इज़ अगेन ऑड, 3 प्लस 4 इज़ अगेन ऑड, सो ऑड प्लस इवन इज़ ऑलवेज ऑड। सो यहाँ पे ऑड का स्क्वायर हो जाएगा, सो ऑड का स्क्वायर इज अगेन ऑड इंटू पी प्लस एस, पी यानी कि ऑड प्लस इवन अगेन हमारा ऑड ही होता है, सो ऑड इंटू ऑड इज अगेन ऑलवेज ऑड। सो ये ऑड है, यानी कि तीनों सही है। सो सी, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट आप इसको कोई भी वैल्यू डाल के जस्ट वेरीफाई कर लें और उसका आंसर टिक कर दें। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, पर ये चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। इतना तो करने आना चाहिए, तो बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25 आवर्स? ठीक है ना, 4:25 हो रहे हैं और आपको पता करना है कि कितने एंगल कितना बन रहा है। तो पहले हम एक घड़ी बनाते हैं इसके लिए, एक अच्छी सी, ठीक है ना, और यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं 6, 12, 3, 9, ठीक है ना। चलिए 4 होगा, 5 यहाँ होगा, और 4:25 हो रहे हैं, विच मीन्स कि ये सेंटर है। तो 4:25, पहले हम 4:30 बजाते हैं। तो 4:30 बजाने का मतलब होता है जब 4 बजेगा तो छोटा कांटा यहाँ होगा और बड़ा वाला यहाँ पे, ठीक है ना, यानी मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ऐसा 4 बजेगा। जब 4:30 बजेगा तो ये वाला कांटा जो है वो उठ के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये वाला जो छोटा वाला है वो एग्जैक्टली इसके बीच में आ जाएगा, क्योंकि 4:30 बज चुका है, तो एग्जैक्टली इसके बीच में मान लो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना।
तो ये बच गया 4.5, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 4.5 नहीं है, 4.25 है, तो इसको हमें 5 पे लेके आना पड़ेगा। और ये जो छोटा वाला है ये, इसको हम थोड़ा सा और पीछे करेंगे क्योंकि अभी 4.5 बजे नहीं है, इसको थोड़ा छोटा ही ड्रॉ करना चाहिए ऐसा, राइट। तो ऑब्वियसली हमें ये पता चल रहा है कि जो एंगल है वो इसी दोनों के बीच में है, और ये दोनों होते कितने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि दे आर 360 डिग्रीज टोटल। एक घड़ी में चारों पूरा अगर गोल घुमाओ तो 360 डिग्री है। और कितनी मार्किंग्स हैं, तो 12 आवर्स है इसमें एक घड़ी के ऊपर, सो 12 से डिवाइड करो तो 30, यानी कि ये दो मार्किंग के बीच में 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो हमारा हैंड है, ये मिनट हैंड एंड आवर हैंड, वो इतना है। सो 30 से तो कम है, तो ऑप्शन ही खैर सारे 30 से कम है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना कम है, राइट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज़ 30h - 11/2m, ठीक है ना, इसका मॉडुलस, विच मीन्स कि h जो है वो r रिप्रेजेंट करता है और m जो है वो मिनट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अगर आपको 4:25 दिया गया है टाइम, तो इसमें आप करना है आपको 30 × h का मतलब 4 - 11/2 × r का मतलब जो मिनट्स आपको दिए गए हैं वो, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये 120 हो गया माइनस, और ये होगा 25 और 25 यानी 275/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 137.5। अब इसका मॉडुलस है क्योंकि इसमें से कौन सा बड़ा हो जाएगा, वी हैव नो आइडिया, तो हम इसमें से घटाएंगे तो ये यहाँ से सीधा 17.5 डिग्रीज आ जाते हैं। ये डिग्री में होगा हमेशा आंसर। सो 17.5 तो आ गया। पर अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है सपोज़, ठीक है ना, कि फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो कैसे करना है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ 30 डिग्री तो समझ में आ ही चुका है कि कितना होता है। अब हमको ये देखना है कि 5 डिग्री में 5 मिनट में, क्योंकि ये वाला जो आर हैंड है, जो बिगर हैंड है, वो तो यहाँ पे पहुँच चुका है। 5 मिनट में यही वाला जो मिनट हैंड है, सॉरी ये मिनट हैंड है, सॉरी ये आर हैंड है, ठीक है ना। जो मिनट हैंड है वो तो 5 पे है, आर हैंड कितना पीछे जा सकता है 5 मिनट्स में, क्योंकि जब हमने यहाँ किया था तो एग्जैक्टली इसके बीच में था। तो हमें, जैसे मैं ये कहूँ कि 430 में कितना होता है एंगल, तो 430 में अगर आप निकालोगे तो ये होता है 30 डिग्री, ठीक है ना। और ये टोटल 30 डिग्री, इसको मैं चेंज करता हूँ, ये टोटल 30 डिग्री है ऐसे, ये टोटल अगर 30 डिग्री है और इसके बीच में होगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली बीच में, तो बचेगा 4.5, तो यानी कि 15 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, यानी कि 45 डिग्री होगा जब आपका कितना टाइम होगा 4.5, ठीक है ना। 430 पे दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्रीज, राइट। लेकिन जब 4:25 हो रहे हैं तो ये 30 डिग्री तो वैसे ही कम हो गया है, तो 30 डिग्री इसमें से आप माइनस करोगे तो ये बचेगा 15। लेकिन ये वाला जो मिनट है, आर हैंड है छोटा वाला, ये भी थोड़ा पीछे जाएगा, उस केस में थोड़ा सा एंगल बढ़ जाएगा। तो 15 से ऊपर जो थोड़ा सा होगा वो आंसर होना चाहिए, यानी कि 17.5 या 20। अब हमें इन दोनों में से पता नहीं है कि क्या होगा, सो लेट्स फिगर आउट। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो आर हैंड है वो 5 मिनट में कितना ट्रैवल करता है। सो हमें पता है कि यहाँ पे ही दिखा देता हूँ कि सपोज़ ये 10 है 11 है, ये 10 है 11 है, तो अगर आर हैंड 9 पे है और अगर वो 10 पे चला गया, यानी 9 बज से 10 बज गया, यानी 1 घंटे में ये 30 डिग्री ट्रैवल करता है, ठीक है ना। ये एंगल आपको पता है कि दो मार्किंग के बीच में एंगल 30 डिग्री होता है। तो एक आर हैंड जो है 1 आवर में 30 डिग्री ट्रैवल करता है, यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री ट्रैवल करता है। तो 1 मिनट में निकालने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और 5 मिनट में निकालने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 12 बार में जाएगा, 4 3 12 होगा, नहीं 3 चौका 12 होगा, नहीं 6 दूना 12 होगा, मैं एक ही बार में इसको निपटाना चाहता हूँ, और 6 पंचे 30 होगा। तो 2.5 डिग्री का फ़र्क है, 2.5 डिग्रीज, और 2.5 डिग्रीज यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पीछे की तरफ बढ़ा है। मैंने जस्ट यहाँ से 4.5 से इसको पीछे की तरफ लिया है, घड़ी तो 4:25 से 4:30 जाएगी, तो यहाँ पे 17.5 डिग्रीज जो है वो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा, राइट। सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है हमने। तो एक तो ये मेथड भी है जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, और अगर नहीं अगर आप ये कर पा रहे तो फॉर्मूला याद रखें, और इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, नेक्स्ट ईयर भी आने के चांसेस हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग ए 260 पेज बुक। देखो ऐसी क्वेश्चन ना मैं फर्स्ट इंस्टेंस में ही छोड़ देता हूँ क्योंकि काउंटिंग का नंबर है, और इसमें कहीं ना कहीं एक आध
इधर उधर मिस हो गया तो आंसर आपका गलत आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पर वो तो हो गई एग्जाम हॉल की बात। पहले मैं आपको करके सिखाता हूँ कि कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। राइट नाउ कितने 5 यूज़ किए गए हैं? ऑब्वियसली 260 पेज है, यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ होगा और 260 पे ख़त्म हुआ होगा, ठीक है ना। तो जितनी बार ये नंबरिंग 1 से लेकर 9 बार गई होगी, 5 आया होगा एक बारी, ठीक है ना। तो एक बार 5 आ गया, 1 से 9 के बीच में एक बार आएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्टार्ट होगा ये 10 से और ये जाएगा 99 तक, ठीक है ना। तो 2 डिजिट नंबर्स होंगे। सो 10 से लेके 99 जाएगा तो 5 यहाँ भी आ सकता है, 5 यहाँ भी आ सकता है। तो हम पहले काउंट करते हैं कि पहले हम काउंट करते हैं कि यहाँ पे 5 कितनी बार आएगा, ठीक है ना। तो आपने परमुटेशन कम्बिनेशन में इतना पढ़ा होगा अगर, तो मैं ये बता दूं कि जितनी बार यहाँ पे 5 आएगा, राइट साइड में कितने नंबर्स आ सकते हैं। तो राइट साइड में 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अगर सपोज़ फर्स्ट डिजिट 5 है तो आप यहाँ पे 50, 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं। सो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट प्लेस पे अगर हम 5 यूज़ करते हैं तो सेकंड प्लेस पे 0 से लेकर 9 तक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स 10 नंबर्स आर देयर, ठीक है ना। तो 10 5 तो हमें मिल गए यहाँ पे, है ना। 10 5 हमें यहाँ पे मिल चुके हैं जब हमने फर्स्ट प्लेस पे 5 रखा है। अगर हम सेकंड प्लेस पे 5 लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 5 लेते हैं तो यहाँ पे कितने नंबर, सेकंड प्लेस पे अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पे कितने नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो आप ये वाला नंबर पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट प्लेस है उस पर 1 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 5 आएंगे, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे 9 5 आएंगे और सेकंड प्लेस पे 10 5 आएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 19 5 हो गए। 10 से लेकर के 99 तक में 19 5 आएंगे। एक तो हमारे पास ऑलरेडी है तो एक यहाँ भी जोड़ देते हैं। अब आता है कि 100 से लेकर के और 260 के बीच में कितने 5 आएंगे, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए फिर हम 3 बॉक्सेस बनाएंगे। पहले प्लेस पे अगर हम यहाँ पे 100 से 260 तक ही हैं तो यहाँ पे पहले बार में तो या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। 3 तो ला नहीं सकते क्योंकि 3 लाएंगे तो ये 260 से ऊपर हो जाएगा, तो 3 हटा देते हैं। तो हम पहले 1 वाला केस देखेंगे, देन विल गो टू द 2। तो 1 वाला केस जैसे ही हम देखते हैं उस केस में यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 आ सकता है या यहाँ पे 5 आ सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 कितनी बार आ सकता है। तो 1 तो हमने फिक्स कर दिया। यहाँ पे 5 रखने के लिए यहाँ पे अगेन 0 से लेकर के और 9 तक हम लेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड प्लेस में 10 बारी 5 आएंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने रखा है 1 और यहाँ पे रखा है 5। तो यहाँ पे आप कितने नंबर्स ले सकते हैं, कितने सारे डिजिट्स ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम 0 से लेकर के और 9 तक कोई भी ले सकते हैं, है ना। 105 से लेकर के 195 तक। तो अगेन यहाँ पे 10 5 आएंगे, तो 10 और ऐड कर दो, ठीक है ना। चलिए अब तो हो गया ये 1 वाला। अब हम डालते हैं 2 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे डालते हैं हम 2 और यहाँ पे ऑब्वियसली मैक्सिमम 6 तक ही जा सकता है क्योंकि 260 तक ही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेकंड नंबर है, यहाँ पे अगर हमें 5, चलो हम पहले यहाँ पे 5 चेक करते हैं कितनी बार 5 आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हमें 5 चाहिए तो यहाँ पे अगेन हम 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी ले सकते हैं। सो अगेन 10 नंबर्स हैं तो 10 यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। अब हम चेक करना है कि यहाँ पे 5 कितनी बार आ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर यानी कि थर्ड प्लेस पे अगर आपको 5 पता करना है, उसके लिए यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। आप 6 नहीं ले सकते क्योंकि जैसे ही 6 लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आएगा 0, ठीक है ना। उसके अलावा अगर 261 कर दिया तो पेज ही नहीं है आपके पास मार्किंग के लिए, 260 तक ही पेज है, राइट ना। तो यहाँ पे आप 5 तक ही जा सकते हैं, यहाँ पे 5 तक ही जा सकते हैं। तो कितने नंबर डिजिट्स में, 1 2 3 4 5 6 हुए यहाँ पर, यानी कि 6 बार यहाँ पे थर्ड प्लेस पे 5 आएगा। तो 6 और यहाँ पे आप ऐड कर दें तो कितने हो गए देखो, 10 19 1 20 और 30 50 और 6 56, सॉरी नॉट 57 56। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आई होप कि आपको ये समझ में आया मैंने कैसे किया। पर आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि बहुत बारी इसमें जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी आता है, ठीक है ना, कि हम उसमें डेटा निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे ही आपका जैसे ये अरेंजमेंट किया और आपका एक काम हो गया, दूसरा अरेंजमेंट किया और उस तब भी एक काम पूरा हो रहा है ना।
तो उस केस में हम इन दोनों को ऐड करते हैं। लेकिन एक काम करने के बाद दूसरा काम बिना किए अगर नहीं हो पा रहा है तो हम उस केस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मोटा मोटी आप अभी इतना समझो तो ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देंगे। सो यहाँ पे 56 नंबर्स आर देयर। सो जब हम 260 पेज का कोई बुक मार्किंग करते हैं तो हमें 56 टाइम्स 5 को यूज़ करना पड़ेगा। चलिए आगे है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को जानबूझ के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया है, पर ये है बहुत ही ईजी। सो व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है ना, इस सीक्वेंस में 28 टर्म्स का आपको सम चाहिए। तो अब देखो एक पैटर्न है यहाँ पे 1 1 2 1 3 2 1 3 4 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 ऐसे। अब इसको ऐसे पढ़ो 1 1 2 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसा चल रहा है। सो पहले वाले में एक टर्म है, ठीक है ना, दूसरे वाले में 2 टर्म है, तीसरे में 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे क्या पैटर्न फाइंड आउट कर लिया। कितने टर्म्स चाहिए? 28 टर्म्स चाहिए। तो 28 टर्म्स चाहिए, इसका मतलब हम इसको ऐड करते जाएंगे, जहाँ पे 28 होगा वहाँ पे रुक जाएंगे। तो चलिए ऐड करते हैं 3 3 6 4 10 5 15 6 21, अगले वाले में 7 टर्म होगा तो 28। बहुत ही सिंपल है, 28 टर्म्स आ गया, लेकिन 7 तक हमको जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहला वाला जो है उसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे ही ख़त्म होगा, तो उसका सम होगा 1। दूसरा वाला जो है वो 1 से स्टार्ट होकर 2 पे जा रहा है, तो उसका सम होगा 3। तीसरा वाला जो है वो 1 से स्टार्ट होकर के 3 तक जा रहा है, यानी कि 3 2 5 1 6 ऐसा होगा। ठीक है ना, 1 3 3 और 3 6 6 और 3। अब अगला वाला जो होगा वो कितना होगा, तो उसमें 4 ऐड होगा, तो वो ऑब्वियसली 10 होगा। उसके बाद कितना होगा, 15 होगा। उसके बाद कितना होगा, इसमें 5 ऐड किया, इसमें ये 21 होगा। ठीक है ना, और उसके बाद कितना होगा, तो 28 होगा। ठीक है ना, इसमें 6 जोड़ा, इसमें 7 जोड़ा, 28 होगा। ये 28 हो गया। अब इस सबको ऐड करना है हमें, तो 4 6 10 10 20 35 और 55 1 56 और 77 और 85। सो 85 कहीं है, 85 इज़ द सम, राइट। तो इस तरीके से आई होप आपको ये समझ में आया कि मैंने कैसे किया। चलिए दूसरा देखते हैं। अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स PQR फॉर 3330। सो PQR 3 आर्टिकल खरीदा है, टोटल का सम जो है वो 3330 उसने पे किया है। इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द P कॉस्ट 25% मोर देन R, यानी कि P का जो कॉस्ट है वो R से 25% ज़्यादा है, एंड R कॉस्ट 20% मोर देन Q। सो इसमें जब भी आपको लास्ट में जो सबसे लास्ट में आए उसको आप अज्यूम कर लो, राइट। तो आपने किसको अज्यूम किया? Q को 100 अज्यूम करना है, क्योंकि 100 के बाद जो कैलकुलेशन है वो बिकम्स वेरी इजी। तो 100 क्या, अब क्या बोलता है वो पढ़ो। R कॉस्ट 20% मोर देन Q, यानी R जो है Q से 20% ज़्यादा है, यानी R जो है 120 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, P कॉस्ट 25% मोर देन R, जो P है वो इससे भी 25% ज़्यादा है, यानी 120 को हम 125/100 करेंगे। देखो 25% ज़्यादा बोल रहा है, तो सीधे आप इसमें 100 ऐड करें और 100 से डिवाइड करें, ये उसका रेशियो बनता है। अगर 25% कम बोल रहा है तो 25 कम करें 100 में और 100 से डिवाइड करें, ये उसका रेशियो बनता है। अगर 20% ज़्यादा बोल रहा है तो 120/100, अगर 30% कम बोल रहा है तो 70/100, राइट। तो ये रेशियो आपको बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पे इसको काट दो, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 से ये 30 बारी, यानी कि P की जो वैल्यू है, P बिकम्स 150, Q बिकम्स 100 एंड R बिकम्स 120। ठीक है, और जो टोटल सम है वो 330 है, 3330 है। अब आप सबको ऐड कर दो, तो 120 ऐड करो और 100 ऐड करो, तो 0 7 एंड 3 370। तो 3330 को 370 से जब आप डिवाइड करोगे, 7 9 63 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो 9 आएगा फैक्टर, यानी कि सबको आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल के आ जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ P, यानी कि 15 को 9 से गुना करना है, यानी 15 9 35 होता है, 1350। तो 1350 इसमें जहाँ भी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, पर इसमें आपको जो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कौन किससे कितना ज़्यादा है, उसमें गलती ना करें, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत आ सकता है, राइट। यू जस्ट हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स AB एंड CD इज़ द 3 डिजिट नंबर 1CE। ठीक है ना, एक कोई नंबर है AB 2 डिजिट नंबर है, और एक दूसरा नंबर है CD, और इनका सम जो हम ऐसे जब सम करते हैं तो 1CE ऐसे आता है। ठीक है ना, विद द लेटर्स ABCDE डिनोट डिस्टिंक्ट डिजिट्स।
यानी कि ABCD जो भी नंबर है वो अलग अलग डिजिट्स हैं, सेम डिजिट नहीं है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पता करनी है भैया, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे ए में सी को ऐड करना है और लास्ट में यहाँ पे भी सी ही आ जाए। ये कब हो सकता है कि आप किसी भी नंबर को, सपोज ए को आप 9 रखो और सी को कुछ भी रखो, लाइक 3 रखो, ठीक है ना, तो 9 3 12 होता है। और यहाँ से एक इस साइड से, यानी कि यहाँ पे आपने बी और डी लिया है, तो बी और डी को सम करके जो भी आएगा वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, ताकि ई से एक कैरी फॉरवर्ड हो। और यहाँ पे 9 3 12 जोड़े, एक 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 4 रखो, 9 4 9 4 13 होगा और एक कैरी फॉरवर्ड आएगा, तो यहाँ पे ये 4 बन जाएगा। तो ये सेम तभी हो सकता है जब आपके ए के प्लेस पे 9 हो। आप कुछ भी दूसरा रख के देख लो, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड इज़ मैक्सिमम 1, ठीक है ना। दो नंबर को अगर आप बी और डी को 9 9 भी रखते हैं तब भी कैरी फॉरवर्ड 1 ही आएगा, क्योंकि 18 ही बनता है। और जबकि यहाँ तो बोला है कि डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, तो 9 9 तो हो भी नहीं सकते। सो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड इज़ 1, राइट। उस केस में अगर आपको ये दोनों नंबर सेम चाहिए तो इसका मतलब है कि ए के प्लेस पे 9 ही आएगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है ना। तो बस यही करना था, यहाँ पे 9 निकल के आ गया, ठीक है। सो दिस वाज आल्सो वेरी इजी, पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम क्या रख सकते हैं। जस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन करो, आप अपना हिडन ट्रायल करो थोड़ा सा, और बन जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। पर मैंने ये पहले भी बता दिया है कि अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है CSAT के अंदर, सो आप इजी वाले क्वेश्चंस पहले करें, ठीक है ना। इजी वाले क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस थे, उनको आप पहले करें। और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल अगर कहीं पे आपको दिखते हैं तो उनको, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगा मैं, पर फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है इस तरीके के क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा आप इजी वाले क्वेश्चंस करें, RC करें और गलती कम करें, है ना। गलती कम करेंगे तो क्या है, आपका एफर्ट भी बचेगा और नेगेटिव मार्किंग भी बचेगी, क्योंकि टाइम भी एक वहाँ पे लिमिट है ना। देयर इज़ नॉट, ऐसा नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, तो टाइम भी लिमिटेड है। तो उस टाइम में आप इजी सवाल करके आप अपने मार्क्स ले लें और गलत सवाल करने के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि उससे नेगेटिव मार्किंग भी आएगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49। 3 numbers XYZ are selected from the set of first 7 natural numbers। फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है, देखो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। सो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7, ये फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें से कोई 3 चूज़ किया गया है, राइट, XYZ, हमें पता नहीं कौन सा। सो हाउ, और x इज़ मोर देन 2y इज़ मोर देन 3z, ऐसा एक रिलेशन दे दिया गया है। हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स XYZ आर पॉसिबल, पूछा है कि कितने पॉसिबल हैं इसमें से। अब देखो जो लास्ट वाला है उसमें 3 से मल्टीप्लाइड है, तो आप मैक्सिमम z की जगह पे 1 या 2 रख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जैसे आप 3 रखोगे तो ये 9 हो जाएगा, 3z पूरा 9 हो जाएगा, और इसमें कोई 9 है ही नहीं, ठीक है ना। तो z के प्लेस पे आप मैक्सिमम 1 या 2 रख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ लिखता हूँ, z के प्लेस पे आप इधर 1 या 2 रख सकते हैं। तो z के प्लेस पे हम पहले रखेंगे 1, जब पहले हम 1 रखेंगे तो यहाँ बनेगा 3, ठीक है ना। तो 3 अब यहाँ पे बन चुका है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 4 5 6 7, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो y के, अगर ये पूरा नंबर 4 5 6 7 में से कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे 2y है, ठीक है ना। तो 2y की जगह पे अगर आप 4 रखते हैं, ठीक है, 2y की जगह पे अगर आप 4 रखते हैं तो ये पूरा 8 बन जाएगा। आ रही बात समझ में, ये पूरा का पूरा 8 बन जाएगा, और पूरा का पूरा 8 बन जाएगा तो हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है उससे बड़ा, क्योंकि x जो है वो उससे भी बड़ा है, तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। और 5 अगर 4 पे नहीं हो रहा है तब तो 5 6 7 पे होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 4 5 6 7 में से हम कोई भी नहीं ले सकते हैं, राइट। इसका मतलब y का तो कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन y के जगह पे क्या हम कोई छोटा वैल्यू भी रख सकते हैं, लाइक 1 रख सकते हैं, पर 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रख सकते हैं, क्योंकि z के प्लेस पे हमने 1 2 रखा है, तो y के प्लेस पे हम 3 अगर रखें तो 3 दूना 6 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये z के प्लेस पे हमने 1 रखा तो ये 3 बन गया, y के प्लेस पे अगर हमने 3 रखा तो ये बन गया 6, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली 6 इज़ मोर देन 3, और यहाँ पे हम x के प्लेस पे 7 रख सकते हैं, तो एक ट्रिपलेट तो यहाँ पे बन रहा है। क्या y की जगह पे हम 2 से नीचे भी रख सकते हैं, कुछ 2 भी रख सकते हैं, तो y के प्लेस पे अगर 2 रखें तो ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा। सो यहाँ पे 5 6 7 3 ऐसे वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो कितने ट्रिपलेट बने, एक यहाँ पे बने
और 3 4 5, 3 4 6 और 3 4 7, 3 तो यहाँ पे बन रहे हैं, तो 3 और 1 4 बन रहे हैं यहाँ पे, और मैक्सिमम यहाँ पे 1 2 3 4 ही ट्रिपलेट्स का मैक्सिमम ऑप्शन है, तो हम इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और जस्ट हमारा आंसर 4 ट्रिपलेट्स आ गया। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि हमने कैसे किया। इसको थोड़ा और एक्सपैंड करके मैं समझा सकता हूँ कि अगर हम z के प्लेस पे 2 रखें तो क्या होगा। लेट्स सी, x इज़ मोर देन 2y, x इज़ मोर देन 3z, और z के प्लेस पे हम 2 रखते हैं, तो ये भी हो जाएगा 6। अब हमारे नंबर्स ही 7 तक है मैक्सिमम, तो 6 से बड़ा नंबर यहाँ पे अगर हम 7 ले भी लेते हैं, ठीक है ना, हमारे पास x के लिए कोई जगह नहीं है। और 7 कैसे आएगा अगर हम 2y करेंगे, तो y के प्लेस पे कुछ भी रख करके उसका डबल करके हम 7 नहीं ला सकते। तो यानी कि x का z का एक ही वैल्यू पॉसिबल है 1, 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, और 1 के पास 1 अगर रखने के बाद भी y के 2 ही वैल्यू पॉसिबल है 2 एंड 3, और उसके बाद x के 3 वैल्यू पॉसिबल है 7, 5 एंड 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 ट्रिपलेट्स अवेलेबल होंगे, राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आया हमने कैसे किया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट सेज द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1। देखो पहले कर लेते हैं। 4 ऑरेंजेस को मैं P से डिनोट करूँगा, तो 4 ऑरेंजेस प्लस 6 मैंगोज प्लस 8 एप्पल्स, ठीक है ना, और एक का कॉस्ट प्राइस हमने P रखा है, ऑरेंज का, मैंगो का M और एप्पल का A, ठीक है। ये है इक्वल टू द ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, यानी कि पहले हम 1 ऑरेंज लिखते हैं प्लस 2 मैंगोज प्लस 5 एप्पल्स। ये डबल है तो इसको हम डबल कर देते हैं राइट साइड वाले को, ठीक है ना, तभी तो इसको बराबर कर पाएंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो 4p एंड 2p, तो यहाँ पे बचेगा 2p प्लस 6m प्लस 4m, क्योंकि 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2m प्लस 8a प्लस 10a, तो इसको हम यहीं रहने देते हैं और इसको कर देते हैं 10a माइनस 8a, यानी कि 2a, तो 2 चला जाएगा, यानी कि p प्लस m इक्वल्स a। इतना तो समझ में आ गया हमें, यानी कि एक ऑरेंज और एक मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है वो एप्पल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। नाउ ऑप्शंस देखते हैं क्या कहता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस, 5 मैंगोज एंड 9 एप्पल्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स, ऐसा बोल रहा है। तो हम इसको जस्ट वेरीफाई करके देखते हैं कि ये क्या सही है कि नहीं। तो देख लेते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। देखो 3p यहाँ है, 4p इधर है, तो यहाँ पे बचेगा, सॉरी इसको मैंने p ही लिख दिया, 8 एप्पल्स, 8a है, ठीक है ना, 8 एप्पल्स, ठीक है, 8a हो गया। सो 3p 4p, तो यहाँ बचेगा p राइट साइड में, इक्वल देते हैं यहाँ पे, 6m 5m, तो यहाँ पे बचेगा m, और 9a माइनस 8a इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा a, और यही तो हमने लिया था यहाँ से। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है वो सही बनाया गया है, क्योंकि इसको वेरीफाई कर रहा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। सेकंड देखते हैं क्या कहते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, यानी कि एक ऑरेंज प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ओह, ये तो यही स्टेटमेंट ही आ गया। सो इसका दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और इस तरीके से बहुत ईजिली हमने इसका आंसर निकाल लिया, राइट। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया है। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, 32 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 27 इज डिविजिबल बाई, किससे डिवाइड हो सकता है ये हमें पता करना है। सो 32 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 27, 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 पूरे का पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 27। नाउ आपको ये पता है दोनों पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस केस में। सो इट विल बिकम 2 टू द पावर 25 प्लस 2 टू द पावर 27। नाउ 2 टू द पावर 25 प्लस 2 टू द पावर 25 इंटू 4 लिख सकते हैं हम इसको बड़ी आसानी से। 2 टू द पावर 25 जो है वो कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 1 प्लस 4। सो दिस विल बिकम 5 इंटू 2 टू द पावर 25, राइट। अब देखो ये 5 से तो बहुत ही ईजिली डिवाइड हो जाएगा, 5 कहीं भी नहीं है, 10 है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसमें एक 5 भी है और एक 2 भी है। सो जब इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 10 को 2 इंटू 5,
5 से ये 5 जाएगा, 2 से यहाँ पे एक इसमें से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 to the power 24, जो कि 10 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी किसी से भी 3, 7, 11 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये सिर्फ 10 से डिवाइड होगा। सो इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते थे और ये बहुत ही ईजी सवाल था। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल एक केक वॉक है, इसमें कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन ये कहता है, लेट P एंड Q बी पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग P लेस देन Q, P जो है Q से छोटा है, एंड P प्लस Q जो है वो K के बराबर है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ K दैट डज नॉट डिटरमाइन P एंड Q यूनिकली, है ना। K का ऐसा कौन सा छोटा वैल्यू है जो K को यूनिकली डिफाइन नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस केस में ऐसे जनरलाइज्ड क्वेश्चन है तो हम ऑप्शन के साथ चलेंगे। तो 3 देखते हैं हम, P का वैल्यू 3 प्लस Q जो है वो K के बराबर है, और आपको पता है P जो है वो Q से छोटा है। तो इस केस में 3 प्लस Q जो है, Q के प्लेस पे यहाँ पे हम 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि P Q से छोटा है, तो P को हम 4, 5, 6, 7 ऐसा रख सकते हैं। कोई और कंडीशन दिया है क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स है P एंड Q, बस इतना ही पता है हमें, और P Q से छोटा है, बस इतना ही पता है। तो नाउ व्हाट इज़ दिस, P प्लस Q इज़ K। सो K और P जो है वो Q से छोटा है, तो K का हम सबसे पहले जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 3, ठीक है ना। सो P प्लस Q इज़ 3। अब देखो यहाँ पे P जो है छोटा है Q से, तो P को हम 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस 2 3, हमें पता चल गया कि यही एक वैल्यू हो सकता है पॉसिबल, तो यूनिकली डिटरमाइन तो हो गया, तो यानी कि 3 जो है वो हमारा आंसर तो नहीं होगा। चलिए 5 रख के देखते हैं। सो P प्लस Q इज़ 5, और P जो है वो Q से छोटा है, तो हम रख सकते हैं यहाँ पे 1 और 4, 2, 3, और यहाँ पे दोनों में P जो है वो Q से छोटा है, तो अगेन ये यूनिकली डिटरमाइन नहीं हुआ। यहाँ पे P और Q के 2 अलग अलग वैल्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि P भी 5 भी नहीं होगा। चलिए 6 रख के देखते हैं। सो P प्लस Q इज़ 6, तो यहाँ पे हम P Q से छोटा रखने के लिए 1, 5, 2, 4, 3 3 नहीं रखेंगे। यहाँ पे अगेन 2 हमारे पास वैल्यूज़ आ चुके हैं, राइट। इस केस में भी अगर हम देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे K का कोई भी P और Q का यूनिक वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रहा है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6। तो 6 तो हमने देख लिया, 4 देखते हैं। 4 जैसे ही हम रखते हैं तो P प्लस Q इज़ 4, और उस केस में 1, 1, 3 और 2, 2 तो नहीं रख सकते क्योंकि दोनों उस केस में बराबर हो जाएंगे। हमें P लेस देन Q चाहिए, और यही एक वैल्यू है जहाँ पे P प्लस यहाँ पे भी यूनिकली डिटरमाइन हो चुका है, यानी कि 5 ऐसा वैल्यू है मिनिमम जहाँ पे P और Q का वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रहा है, और 5 के ऊपर जितना भी हम बढ़ते जाएंगे वहाँ पे P और Q का जो यूनिक वैल्यू है वो 5 से नीचे जो भी रखते जाएंगे, सो उसमें P और Q का एक यूनिक वैल्यू आएगा। लाइक हमने 3 के केस में देखा एक ही वैल्यू आया, पर 5 के केस में भी यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है, 4 के केस में भी यूनिक वैल्यू आ रहा है, और 6 के केस में भी यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है। हमें से क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा छोटा वैल्यू है K का जिसमें P और Q के यूनिक वैल्यू डिटरमाइन ना हो, तो उस केस में 5 इज़ द राइट आंसर ना, क्योंकि 6 पे भी यूनिकली डिटरमाइन नहीं हो रहा है और 5 पे भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमें छोटा वैल्यू चाहिए, लीस्ट वैल्यू। सो 5 जो है यहाँ पे लीस्ट वैल्यू होगा जिस पे P और Q का वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगा। सो यहाँ पे 5 जो है वो आंसर आपका हो जाएगा। सो यहाँ पे भी देखो तो कुछ मुश्किल नहीं है, मे भी हो सकता है आंसर इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी मुश्किल है, पर क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है।